नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने दर्द बुखार की दवा की बैन। 100 mg से ज्यादा वाली निमेसुलाइड दवा पर प्रतिबंध। गुजरात में ठंड के मौसम में बारिश, किसानों के माथे पर चिंता। वडोदरा के करजन में अनाज चोरी का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली निमेसुलाइड दवा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली निमेसुलाइड दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी ओरल खाने वाली दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जो दर्द तो कम करती है, लेकिन इसकी ज़्यादा डोज से लीवर खराब होने का खतरा रहता है। यह प्रतिबंध केवल अधिक डोज 100 मिलीग्राम वाली निमेसुलाइड पर लागू होगा, जबकि कम डोज की दवाएं मिलती रहेगी। निमेसुलाइड ब्रांड बेचने वाली दवा कंपनियों को अब ज़्यादा डोज वाली दवाओं का प्रोडक्शन बंद करना होगा। जो दवाइयाँ पहले से बाजार में मौजूद है उन्हें वापस मंगाना होगा। साल 2025 के आखिरी दिन गुजरात में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की है। साल 2025 के आखिरी दिन गुजरात के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश की संभावना जताई है। ठंड में बारिश होने से अगले 2 दिनों में तापमान गिरने का भी अनुमान लगाया गया है। सौराष्ट्र के पोरबंदर सहित ग्रामीण इलाकों में आज सुबह से ही बादलों का डेरा रहा और कई तालुकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। द्वारका, कल्याणपुर और आसपास के गांवों में झरमरी बारिश दर्ज की गई है। इस बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ठंडक भी महसूस की गई। वडोदरा के करजन से चोरी का मामला सामने आया है। पादरा के पाटोद गांव स्थित सरकारी अनाज गोदाम से अनाज चोरी करने की कोशिश की गई। वडोदरा जिले के करजन से बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। सरकारी अनाज को गबन करने का एक कांड पकड़ा गया है, जिसमें करजन पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है। ये मामला पादरा तालुका के पाटोद गांव स्थित सरकारी अनाज गोदाम से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार गोदाम के इंचार्ज अक्षय भालचंद्र पंड्या ने सरकारी अनाज का गलत हिसाब बनाकर सरकार को गुमराह किया और विश्वासघात किया। इस मामले उनके साथ काना भाई और टेम्पो के ड्राइवर अकरम भाई सिंधी भी इनके साथ शामिल थे। तीनों ने मिलकर सरकारी अनाज के गबन की साजिश रची। वडोदरा का उमेटा ब्रिज जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था, गंभीरा ब्रिज जब टूट गया, सारा ट्रैफिक जब यहाँ से डाइवर्ट किया गया, तो इस ब्रिज की खस्ता स्थिति पर भी सवाल उठे थे। और आपको याद ही होगा कि वीएनएम टीवी ने बकायदा ऊपर से और नदी से सैर कर दिखाया था कि किस तरह से उमेटा ब्रिज की स्थिति जो है खस्ता हाल हो गई है और बहुत सारे वाहन गुजरे, तो यहाँ भी दुर्घटना होने का खतरा था। उसके बाद संज्ञान लिया गया और फिलहाल उमेटा ब्रिज की मरम्मत चल रही है, पिछले कई वक्त से चल रही है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ ब्रिज की मरम्मत की जा रही है। जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो रेलिंग जो थी बहुत टूटी फूटी थी और उस रेलिंग पर सीमेंट से कारपेटिंग किया गया है। रेलिंग जो टूटी फूटी थी, दरारें थी बहुत बड़ी बड़ी, उसे भरने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छी कोशिश नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ वक्त तो ब्रिज की स्थिति अच्छी की गई है। पहले जब हमने देखा था तो बहुत बड़ी बड़ी दरारें थी और जगह जगह से ब्रिज की रेलिंग जो है वो टूटी हुई थी। और अगर यहाँ से जब बड़े वाहन गुजरते हैं, यहाँ जो ब्रिज जंप करता है, उस वक्त रेलिंग के टूटने का डर था। वहाँ
सीमेंट से उसे कोट किया गया है और उसे थोड़ी मजबूताई देने की कोशिश यहाँ की गई है। ये रेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टूटी फूटी थी, जिसे सीमेंट लगाकर फिलहाल थोड़ी मजबूती दी गई है और इसे कोशिश की गई है कि ब्रिज थोड़े और साल चल जाए, क्योंकि नया ब्रिज अभी भी मंजूर नहीं हुआ है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि जो बड़े वाहन हैं जो वासद से होकर आते हैं उन्हें बहुत लंबी दूरी अभी भी तय करनी पड़ रही है। ऐसे में नए ब्रिज की मांग की जा रही है। नया ब्रिज जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन फिलहाल उमेटा ब्रिज को थोड़ी बहुत मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। कैसे की गई है और आगे चलकर देखते हैं। गंभीरा ब्रिज की तरह ये ब्रिज भी 30-35 साल पुराना है और इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। जब भी ट्रैक्टर यहाँ से गुजरते हैं बाकायदा ये जो ब्रिज है जंप करता है और ऐसे में जल्द से जल्द नए ब्रिज की ज़रूरत है। फिलहाल इसे थोड़ा बहुत रिपेयर किया जा रहा है। रेलिंग जो है वो बनाई गई है जो टूटी फूटी थी, साथ ही यहाँ पर किनारियाँ सीमेंट लगाकर बनाई जा रही है ताकि ब्रिज को थोड़ी सी और मजबूती मिल सके और यहाँ से जो हजारों की संख्या में वाहन रोज गुजरते हैं उन्हें कोई खतरा ना हो, इस तरीके की कोशिश यहाँ की गई है। उमेटा ब्रिज की मरम्मत तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी लीपा पोती की ही कोशिश हो रही है। यहाँ जो साधन का इस्तेमाल हो रहा है वो भी कोई बाबा आदम के ज़माने के संसाधन हो, इस तरीके के साधन आपको दिख जाएंगे। बहुत ही पुराने संसाधनों का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहाँ किया जा रहा है और पता नहीं कौन से ज़माने में, आधुनिक युग में जब हम जी रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ देश का विकास हो रहा है, ऐसे में ये खस्ता हाल संसाधन से इतने बड़े ब्रिज की मरम्मत कैसे हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। काम हो सकता है ये एफिशिएंटली करते हो, लेकिन इनकी स्थिति देखकर खुद ही ये तो खस्ताहाल लग रहे हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस तरीके के मशीनों से यहाँ जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी एक सवाल ज़रूर उठता है। सारे ही मशीन जो है वो बेहद पुराने यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ये कितना एफिशिएंटली काम करते होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्रिज का मरम्मत तो चल रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ सही रूप से बैरिकेडिंग में नहीं किया गया है। जगह जगह सिर्फ सीमेंट की इस तरीके की थैलियाँ रखकर वाहनों को इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ काम चल रहा है। अगर कोई वाहन स्पीड से आ रहा हो और उसे ना दिखे तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं भी खतरा बना हुआ है। लेकिन इसी तरीके से सिर्फ सीमेंट की थैलियों को रखकर यहाँ बैरिकेडिंग करने की कोशिश की गई है, जबकि बाकायदा जगह जगह बोर्ड लगाकर वाहन चालकों को ये सूचित करना जरूरी है कि यहाँ काम चल रहा है, अपना वाहन धीमे चलाएं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रही है। गंभीरा ब्रिज टूटने के बाद जब हमने यहाँ की हकीकत आपको दिखाई थी, बाकायदा बोट में बैठकर किस तरह से पिलर की सारे स्ट्रक्चर टूटा हुआ है ये दिखाया था, उसके बाद अब इसकी भी मरम्मत शुरू की गई है। यहाँ जो सरिये दिख रहे थे पिलर में उसे कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा और यहाँ कुछ पिलर को अभी तक दुरुस्त कर लिया गया है, कभी कुछ पिलर को दुरुस्त करना अभी भी बाकी है। काम पिछले कई वक्त से चल रहा है, लेकिन यहाँ जल संसाधन भी है, इतनी बड़ी महिसागर नदी है, उसे प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ये मरम्मत हो रही है तो उसकी रेती वगैरह सब कुछ नदी में ही गिरता हुआ यहाँ साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कौन से मानकों को ध्यान में रखकर इस ब्रिज की मरम्मत हो रही है ये भी देखना जरूरी है। BNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है, तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन।
राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd phase, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। अहमदाबाद से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जल्द ही नए रूप में सामने आने वाला है। पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि जनवरी अंत तक कांग्रेस के नए संगठन की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हमारे साथ उपस्थित हमारा प्रदेश कांग्रेस समिति ना मीडिया कन्वीनर, मुख्य प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर मनीष भाई जोशी, हमारा प्रवक्ता भाई श्री हेमंत भाई रावल, हम सौ पत्रकार मित्रों हार्दिक स्वागत करिए છીએ। સમગ્ર ગુજરાતમાં લોકોની વચ્ચે જઈ એની સાથે સંવાદ પ્રસ્થાપિત કરી અને એના અવાજને બુલંદ કરવા માટે, એના હક અધિકારની લડાઈ લડવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા સતત કાર્યક્રમો આપવામાં આવે છે। છેલ્લા થોડા જ મહિનાની વાત કરીએ તો ગુજરાતના ખેડૂતોના અવાજને બુલંદ કરવા માટે સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથથી શરૂ કરીને દ્વારકા સુધી કિસાન આક્રોશ યાત્રા યોજવામાં આવી। આ યાત્રા 11 જિલ્લામાં ભ્રમણ કરીને લગભગ 1100 જેટલા કિલોમીટર આ યાત્રાએ ભ્રમણ કર્યું અને લોકો ખેડૂતો સાથે સંવાદ પ્રસ્થાપિત કર્યો અને અવાજને બુલંદ કર્યો। સાથે સાથે ગુજરાતના લોકોના અવાજને બુલંદ કરવા માટે જનાક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત થઈ, જેના પ્રથમ ચરણમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં ધીમાથી શરૂઆત કરીને બેચરાજી સુધી આ યાત્રા કરી 7 જિલ્લામાં 150 કિલોમીટરના પ્રવાસ દરમિયાન લોકો સાથે ખૂબ નજીકથી સંવાદ કર્યો, લોકોના પ્રશ્નોને જાણ્યા, અનેક મુદ્દાઓ પર અવાજ ઉઠાવીને આંદોલનોની શરૂઆત થઈ। જનાક્રોશ યાત્રાના બીજા ચરણમાં પણ 20મી ડિસેમ્બરથી ભાગવેલથી શરૂઆત કરી અને મધ્ય ગુજરાતની આ યાત્રા અત્યારે ચાલી રહી છે અને 6 જાન્યુઆરી એનું સમાપન દાહોદ ખાતે થવાનું। ત્યારે મધ્ય ગુજરાતની યાત્રા પણ 8 શહેર જિલ્લાઓમાંથી પસાર થઈ અને લગભગ 1400 જેટલા કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરવાની। ત્યારે આખા આ યાત્રાઓ દરમિયાન લોકોની વચ્ચે ગયા, લોકોને મળ્યા, લોકોને સાંભળ્યા, જે સરકાર વિકાસની મોટા બળગા ફૂકે છે એની જમીની હકીકત પણ જોઈ, ભ્રષ્ટાચાર, ગેરવહીવટના પ્રત્યક્ષ પુરાવા પણ જોયા અને લોકોની જે તકલીફ, પીડા અને આક્રોશ છે એને આખી યાત્રા દરમિયાન
અવાજ આપવાનું પણ કામ કર્યું ને એના માટેના કાર્યક્રમો લઈને પણ આગળ વધીશું. ત્યારે અમારો સંકલ્પ છે કે ગુજરાતના લોકોના અવાજને બુલંદ કરીશું ને એને એનો હક અધિકાર અપાવીશું. આખા ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ આવતા થોડા મહિનાઓમાં યોજાવાની છે. મોટા ભાગની સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે. જે રીતનું શાસન ચાલે છે, મુઠ્ઠીભર લોકો દ્વારા ઉગાડી લૂંટ ચાલે છે, ચારે તરફ ભ્રષ્ટાચાર, ગેરવહીવટ થાય છે, પ્રજાનો અવાજ ક્યાંય સંભળાતો નથી અને લોકો જે ટેક્સ આપે છે, લોકો જે મત આપે છે, એ પ્રજા એ ગુજરાતની જનતા જે એવું મહેસૂસ કરી રહી છે કે અમારું સાંભળવા વાળું કોઈ નથી, અમારી તકલીફ પીડા જોવા વાળું કોઈ નથી અને અમને અમારો હક અધિકાર માંગવા જોઈએ છે ત્યારે અન્યાય અને અત્યાચારનો ભોગ બનવું પડે છે. અને એવા સમયમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે આવતીકાલથી 2026નું વર્ષ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આ નવા વર્ષની શરૂઆત એટલે કે આવતીકાલે 1 જાન્યુઆરીથી શરૂ કરી અને આખા ગુજરાતમાં અમે મહાજનસંપર્ક અભિયાનની શરૂઆત કરીએ છીએ. ગો ટુ ધ પીપલ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગુજરાતના તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તાર, શહેરી વિસ્તારમાં અમે જઈશું, લોકોની સાથે સીધો સંવાદ પ્રસ્થાપિત કરીશું અને એના જ ભાગ સ્વરૂપ આખા ગુજરાતના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે 1090 જેટલા જિલ્લા પંચાયત બેઠકો છે અને એની અંદર સમાવેશ 5200 જેટલી તાલુકા પંચાયત બેઠકો છે. આ સમગ્ર ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો સાથે સીધો સંવાદ પ્રસ્થાપિત થાય, સીધા એમની સાથે પ્રશ્નોત્તરી થાય, એમના અવાજને એક મંચ મળે, એના પ્રશ્નોને વાચા મળે અને એ મુદ્દાઓ, એ પ્રશ્નો, એ ફરિયાદો, એ ભ્રષ્ટાચાર, ગેરવહીવટને લઈ અને રસ્તા પર ઉતરીને આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમોની શરૂઆત થાય. એના માટે સમગ્ર ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં દરેક જિલ્લા પંચાયત બેઠક દીઠ તેમજ સમાવેશ દરેક તાલુકા પંચાયતની બેઠક દીઠ कांग्रेस पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम करवा दे रही है। गुजरात के वडोदरा में 31st के सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सतर्कता से सघन चेकिंग की जा रही है। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 को मनाने वडोदरा वासियों में उत्साह का माहौल है और इस उत्साह में कोई अनहोनी घटना न घटे, इसके लिए वडोदरा पुलिस पिछले कई दिनों से सक्रिय और सतर्क है। पूरे शहर में जगह जगह पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार, जोन 2 की डीसीपी मंजीता वणझारा और गोत्री पुलिस स्टेशन के पीआई समेत गोत्री पुलिस स्टेशन के कर्मचारी भी ब्रेथ एनालाइजर की मदद से वाहन चालकों की जांच करते नजर आए। वडोदरा शहर पुलिस द्वारा सीपी सर अमरा नरसिंह कुमार साहेब द्वारा अपने ड्रिंक एंड ड्राइव ની अलग अलग चेकपोस्ट અને अलग अलग પોઈન્ટ ઉપર ચેકિંગ ડ્રાઈવ આપવામાં આવેલ છે, જેમાં ડ્રિંકિંગ ડ્રાઈવ ના કેસીસ છે કે પછી કોઈ અન્ય ઇસમો જે કેફી દ્રવ્ય પીને નીકળતા હોય અથવા એમના પોઝિશનમાં હોય એવા બધા વ્હીકલોને ઇસમોની ચકાસણી ચાલુ છે। આવનાર તહેવાર નવા વર્ષની ઉજવણી સુપેરે પાર પડે અને કોઈ એવા અઘટિત ઘટના ન બને એટલે પોલીસ બહુ અલર્ટ મોડમાં છે અને અલગ અલગ જગ્યાઓ अलग अलग નાકાબંધી પોઈન્ટ્સ અને ચેકપોસ્ટ પર પોલીસ એમનું સઘન ચેકિંગની કાર્યવાહી કરી રહી છે। એવા કોઈ કેફી દ્રવ્યો કે નશીલા પદાર્થોનું સેવન કરીને ઇસમો જો અહીંયા છાપટા બનીને ફરે તો પોલીસ એનું સઘન ચેક કરી રહી છે। એમાં બ્રેથ એનાલાઇઝર મશીનનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, સાથે સાથે વ્હીકલ ચેકિંગ પણ કરવામાં આવે છે, એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ ચેક પણ કરવામાં આવે છે। कपूराई पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर डीसी राहुल की अगुवाई में आजवा चेकपोस्ट, कपूराई चेकपोस्ट और गोरवा पुलिस स्टेशन विस्तार में हुई चेकिंग में 5 जितने वाहन चालक नशा किए हुए पकड़े गए। 31 ડિસેમ્બરના અનુસંધાનમાં આજે સમગ્ર શહેરમાં વાહન ચેકિંગની ડ્રાઈવ આપવામાં આવે છે। જે અનુસંધાનમાં બાજવા ચેકપોસ્ટ ઉપર બાબત પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ અને અધિકારીઓ દ્વારા જે છે વાહન ચેકિંગ એ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તેમજ આ ચેકપોસ્ટ ઉપરાંત અવાવરું જગ્યાઓનું હોટલ ધાબાનું પણ ચેકિંગ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલું છે। કોઈ પણ ગેરકાયદેસર જે વસ્તુઓ છે એનું જે છે ચેકિંગને પ્રોપર અંદર શહેરમાં પ્રવેશ ના કરે એ માટેની આખી આ કાર્યરત ચેકપોસ્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે। 31 અનુસંધાનમાં લોકોને એક જ કે એ નવા વર્ષનું જે ઉજવણી છે એ
જે કહેવાય કે કોઈ પણ પ્રતિબંધિત વસ્તુઓના ઉપયોગ વગર કોઈ પણ નાગરિકોને કનડગત, ઘણીવાર ડીજે પણ એ પણ, કોઈ પણ પ્રતિબંધિત વસ્તુઓના ઉપયોગ વગર અને કોઈ પણ નાગરિકોને પરેશાની ન થાય એ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે એવી लोगों ने अपील है। वडोदरा के नवायार्ड अमरनगर से आला हजरत चौक जाने वाले मुख्य रोड पर अधूरा गटर काम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। वडोदरा के नवायार्ड अमरनगर से आला हजरत चौक को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर अधूरे गटर काम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बीते 10 से 15 दिनों से काम बंद पड़ा होने के कारण ये सड़क अब खतरनाक बन चुकी है। जानकारी के अनुसार इस मुख्य सड़क पर गटर लाइन का काम शुरू तो किया गया, लेकिन बीच में ही काम छोड़ दिया गया। खुले और अधूरे गटर के कारण रास्ते पर चलना जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 पहिया वाहन चालक फिसलकर गिर रहे हैं, जिनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अधूरे काम की वजह से आम नागरिकों के साथ साथ वाहन चालकों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय तो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर पुलिस ने वर्ष के अंतिम दिन पानीगेट पुलिस थाने में 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया। वडोदरा शहर पुलिस द्वारा वर्ष के अंत में 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं अपराध में जब्त की गई संपत्ति उनके असली मालिकों को लौटाई गई। आरवी वडोदरा शहर में अपराधों की जांच के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन्स, वाहन, सोना चांदी और नगद राशि जैसी संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों तक वापस पहुंचाने के उद्देश्य से 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वर्ष 2025 દરમિયાન વડોદરા શહેર પોલીસ મિલકત સંબંધી ગુનાઓ બનતા અટકાવવા, બનેલ ગુનાઓને શોધવા અને જે મહત્તમ સંખ્યામાં આરોપીઓને અટક કરીને એમને પાસેથી ચોરાયેલ મુદ્દામાલને રિકવર કરવા અંગેની કામગીરી કરે છે। આના ભાગરૂપે આપણે પ્રિવેન્ટિવ કેટલાક મેજર્સ આપણે લીધી। એના ઉદાહરણ તરીકે આપણા આકા સિટીમાં વિશ્વાસ અંતર્ગત 650થી વધારે કેમેરાઓ, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 2000 જેટલા કેમેરાઓ અને પ્રાઇવેટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટના પણ કેમેરાઓને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરથી આપણે મોનિટરિંગ કરીએ છીએ। સાથે સાથે જે હિસ્ટ્રી શીટરો છે, જાણીતા ગુનેગારો છે, એવા આરોપીઓ લગભગ 650 ઉપર આપણે મેન્ટર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 1-to-1 એમના એક્ટિવિટીઝ ઉપર મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે। આજની તારીખે 7% બાકાત રાખીને તમામ આરોપીઓ આપણા રડાર હેઠળ છે। આના માધ્યમથી પણ આપણે આરોપીઓના ગતિવિધિઓ ઉપર નજર રાખીને નિયંત્રણ કરવા માટે પ્રયાસ કરીએ છીએ। આના ભાગરૂપે આજે વડોદરા શહેરમાં લગભગ 6% ગુનાઓમાં ઘટાડો અને બનેલ ગુનાઓમાં 73.5% ડિટેક્શન કરવામાં વડોદરા શહેર પોલીસ સફળ રહ્યું છે। આ વડોદરા શહેરના ઇન રિસેન્ટ ટાઈમ હાઈએસ્ટ છે। આમાં જે ડકોઇટી 100%, રોબરી 100%, ગરફોડ ચોરીઓ 74%, ચેઇન સ્નેચિંગના 97% અને અન્ય ઓવરઓલ જે આપણે કહીએ 73.5% સાથે વડોદરા શહેર પોલીસ રાજ્યમાં ડિટેક્શનમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ કામગીરી કરી છે। તે અંગે આપણા આખા ટીમ જે વર્ષ દરમિયાન મહેનત કરી છે એમને આજે સર્ટિફિકેટ ઓફ એપ્રિસિએશન પણ આપણે આપી છે। સાથે સાથે જે ચોરાયેલા મુદ્દામાલ છે એના રિકવરી કરીને પોલીસ બેસીને રહે તો આપણા વિક્ટિમ સેન્ટ્રિક અપ્રોચથી નાગરિકોને ચોરાયેલ મુદ્દામાલ પરત આપવા માટેની દિશામાં પણ શહેર પોલીસને કામગીરી કરીને અત્યાર સુધી લગભગ 86 13 तुझको अर्पण કાર્યક્રમનું આયોજન કરીને 22 કરોડથી વધારે રકમની જે ચોરાયેલ મુદ્દામાલને આપણે પરત કરી છે, જેમાં મોબાઈલ ફોન, મોટરસાઇકલ, જીપ્સ, ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર જ્વેલરી, કેશ અને અન્ય મુદ્દામાલોનો સમાવેશ થાય છે। તો શહેર પોલીસ તરફથી જે સિટીઝન સેન્ટ્રિક અપ્રોચથી પ્રિવેન્શન, ડિટેક્શન
અને આજે એમને પરત આપવા માટેના આપણા પ્રયાસોથી આપણે જે પીપલ આજે તમે સાંભળ્યું પણ કે અપ્રિસિએશન ફ્રોમ ધી પીપલ આ પણ આપણા માટે ગર્વની વાત છે. સાથે સાથે આપણે આ પ્રકારના કામગીરી જે સફળ બનાવવા માટે જે કર્મચારીઓ અધિકારીઓ જે ટીમ તરીકે કામ કરી છે એમને બધા આજે ભેગા થયા. વર્ષના અંતે આપણા લેખાજોખા કરીને આવતા વર્ષ 2026 દરમિયાન પણ આ જ પ્રકારની શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરવાની સંકલ્પ સાથે શહેર પોલીસ આગળ વધી રહ્યા છે. सर आज एक किलो मुद्दा गुजरात के वडोदरा के छाणी ब्रिज के पास एक और सड़क हादसे की खबर सामने आई है. वडोदरा के छाणी क्षेत्र में सड़क हादसा सामने आया है. यहाँ छाणी ब्रिज के पास एक कार अनियंत्रित होकर पहले ब्रिज के डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रही गाड़ी में जा घुसी. हादसे में कार का इंजन और सामने का हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ. हालांकि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और न ही किसी की जान गई है. आज कार चालक છે ને એ તે છાની જકાતનાકા ગુરુદ્વાર તરફથી આપણે જીએસએફસી રણોલી રોડ ઉપર જતા હતા અને ગુરુદ્વાર તરફ એમને કંઈક ડિવાઈડરને ટચ કર્યું, પછી આગળ બ્રિજ પર ચડીને આ ડિવાઈડરની રેલિંગને ટચ કર્યું છે અને ત્યાંથી પછી એમને ગાડી કંટ્રોલમાં ગુમાવી દીધી અને સામેથી જીએસએફસીથી છાની જકાતનાકા તરફ જતો ટેમ્પો ટાટા एनी में हमने अठारी दी है. VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के अहमदाबाद में नए साल की शुरुआत रंगों और खुशबू से भरे भव्य आयोजन के साथ होने जा रही है। अहमदाबाद में नए साल की शुरुआत एक भव्य और रंग बिरंगे उत्सव के साथ होने जा रही है। भारत एक गाथा थीम पर आधारित 14वां अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 आगामी 1 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित ये भव्य आयोजन साबरमती रिवर फ्रंट स्थित फ्लावर गार्डन और इवेंट सेंटर पालड़ी में होगा। ये फ्लावर शो केवल फूलों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक प्रगति तक की एक जीवंत और कलात्मक यात्रा है। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो की पत्रकार परिषद में उपस्थित डेप्यूटी मेयर श्री जतिन भाई, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री देवांग भाई, शासक पक्ष के नेता श्री गौरांग भाई, दंडक श्रीमती शीतलबेन डागा, उपस्थित म्युनिसिपल कमिश्नर श्री बंछानिधि वाणी जी, रिक्रिएशन कमेटी के चेयरमैन श्री जयेश भाई त्रिवेदी, डेप्यूटी चेयरपर्सन श्रीमती स्नेहाबेन परमार, उपस्थित डेप्यूटी कमिश्नर श्री, उपस्थित समस्त पत्रकार मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। भारत एक गाथा थीम पर आयोजित अहमदाबाद के 14वें इंटरनेशनल फ्लावर शो का प्रारंभ 1 जनवरी 2026 से 22 जनवरी तक इसको खुले रखने में आएगा। इसी के साथ साथ में इस फ्लावर शो का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ में इंटरनेशनल फ्लावर शो में 2026 में भारत के पौराणिक विरासत से लेकर आधुनिक प्रगति को फूलों के माध्यम से इसकी गाथा को बताया जाएगा। इसी के साथ इसमें फ्लावर शो में फूल, कला और कल्पना के संगम से भारत के इतिहास, संस्कृति, समृद्धि, सिद्धियों और भावनाओं को एक ही मंच से रजू किया जाएगा। इसी के साथ साथ में भारत की जो पौराणिक धरोहर है उसको रजू करने के लिए इसको भारत जोन फ्लावर शो का एक मुख्य आकर्षण केंद्र बिंदु रहेगा। इसमें 30 मीटर व्यास का जो फूल मंडल है और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे बड़ा चित्र के रूप में इसे रजू किया जाएगा। इसी के साथ साथ में भारत के लोखंडी महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की राष्ट्रीय एकता में जो योगदान दिया गया है उसको सम्मानित करने के लिए इस प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इसी के साथ साथ में देश की जो हाई स्पीड रेल है, नवीनीकरण ऊर्जा है, स्पोर्ट्स की क्षेत्र की जो सिद्धियां हैं और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है और शिक्षण के क्षेत्र में जितने भी सिद्धियां प्राप्त की है उसे फूलों के माध्यम से इस फ्लावर शो में रजू किया जाएगा, जिससे कि जो आने वाले मुलाकाती है इस भारत देश की उपलब्धियों को समझ सके और उसे ज्यादा से ज्यादा व्याप्त बनाने का प्रयास भी नागरिकों के द्वारा भी किया जाए। इसी के साथ साथ जो फ्लावर शो है इसमें अब की बार ऐसे कहा जाए कि प्रथम बार मुख्यमंत्री श्री के द्वारा स्त्री सशक्तिकरण की थीम पर एक स्कल्पचर तैयार करने में आया है और उसका अनावरण भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार मुद्दे विरोध प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मुद्दे वडोदरा के नागरिक मांजलपुर के जुपिटर 4 रास्ता के पास विरोध करते नजर आए। सड़कों पर बांग्लादेश मुर्दाबाद लिखकर, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज पर वाहन चलाकर और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारों के साथ लोगों ने
बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। गुजरात के भरूच जिले के बार एसोसिएशन द्वारा जिला जज के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। भरूच जिला कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज HS गांधी द्वारा वकीलों को परेशान करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते सभी वकील हड़ताल पर उतर गए हैं। बार एसोसिएशन के निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट जब तक योग्य निर्णय नहीं सुनाएगा तब तक वकील हर रोज 1 घंटा जज की कोर्ट के बाहर हड़ताल करेंगे। बार एसोसिएशन द्वारा बताया गया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में वकीलों को हमेशा ही असुविधा और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वकीलों ने भरूच जिला बार एसोसिएशन के प्रमुख प्रद्युमन सिंह को लिखित और मौखिक आवेदन पत्र दिया है। वकीलों का समर्थन करने के लिए जिला बार एसोसिएशन की प्रमुख वंदना भट्ट भरूच पहुंची और हड़ताल में जुड़ी। भरूच डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा अमरी कोर्टना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज HS गांधी साहेबनी सामे अमोए 20 बारथी गांधी मार्गे हड़तालनी शरूआत करी छे। एमनी सामे बधा ज वकीलोना घणा प्रश्नो हता, जामीन अरजीथी मांडीने बीजा बधा घणा प्रश्नो हता, जेमां वकीलो खूब हैरान थता हता। एना कारणे अमोए अमारा बाરની जनरल मीटिंग बोलावी अने एमां नक्की कर्युं के ज्यां सुधी हाईकोर्ट आना माटे कोई सूचित पगलां न भरे त्यां सुधी अमो दरेक वकील एमनी कोर्टनी बहार 1 कलाक गांधीचीरा मार्गे शांतिथी बेसीने हड़ताल करीशुं। बार एसोसिएशन आज रोज अमे भरूच बार एसोसिएशननी जे माननीय श्री गांधी साहेबनी सामेनी जे धरણા गांधी चिंध्या मार्गे चाले छे एમને समर्थन आपवा माटे આજે અહીંયા આવ્યા છે અને અમે જો ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી આહવાન કરશે તો અમે પણ એમની સાથે હડતાલમાં જોડાઈશું અને જ્યારે નામદાર હાઈકોર્ટ જ્યારે વકીલોના સમગ્ર જ્યુડિશિયરીના અને બધાના હેલ્થ માટે ઘણા કાર્યક્રમો કરતા હોય છે, અત્યારે પણ એમણે ઓનલાઈન એક પ્રોગ્રામ કર્યો કે જેમાં માનવ શરીરના તમામ અંગોનું રક્ષણ કઈ રીતના કરવું અને વકીલોએ સ્ટ્રેસ ફ્રી કેવી રીતના રહેવું એના માટેના જો કાર્યક્રમો કરાતા હોય અને આટલું બધું હેલ્થ માટે જો સજાગ રહેતા હોય ત્યારે જ્યારે આવા સાહેબો જ્યારે હેલ્થ માટે આવા મતલબ આટલું પ્રેશર આપતા હોય વકીલશ્રીઓને અને જેનાથી તેઓની હેલ્થને પ્રોબ્લેમ થાય એવી સંભાવનાઓ હોય તો એવા સાહેબો માટે થોડું નામદાર હાઈકોર્ટે પણ થોડી વિચારણા કરવી જોઈએ અને ભરૂચ બારનો જે એ છે એમનું જે मांग ए मांग ने स्वीकारवी जोईए एवुं ज अमारी रजूआत छे। गुजरात के वडोदरा के परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वडोदरा में मानसिक दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास से सजा एक भावुक और प्रेरणादायक वार्षिकोत्सव देखने को मिला। महावीर हॉल 4 रस्ता क्षेत्र में स्थित आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड बच्चों ने अपने शानदार प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य मौजूद रहीं। स्कूल के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने 10 से अधिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान बच्चों ने महिला खिलाड़ियों को समर्पित विशेष नृत्य प्रस्तुत कर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि करीब 120 बच्चों ने 1 महीने की मेहनत से गणेश वंदना, मेरी माँ, पुस्तक, क्रिकेट और साउथ इंडियन गीतों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा बढ़ते तनाव और आत्महत्या जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्रस्तुति ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं शिक्षक के जीवन में महत्व और देशभक्ति को दर्शाने वाले नृत्य ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्कूल स्पेशली एबल्डना बाळकोनी वर्ष दरमियान अनेकविध एक्टिविटी अमे राखता होईए छे तेमना सर्वांगी हेतु माटे। तेना अंतर्गत आज 15मो वार्षिक उत्सवનું ખૂબ જ સુંદર આયોજન કરવામાં આવેલ છે। તેમાંથી 100 થી 122થી પણ વધારે બાળકો છેલ્લા 1.5 મહિનાની એમની મહેનત રહેલી છે અને તેમાં અમારા ટીચર અને આસ્થા ફાઉન્ડેશનના દરેકે દરેક સ્ટાફનો ખૂબ જ સહયોગ રહેલો છે। આ વાર્ષિક ઉત્સવના આયોજન દરમિયાન બરોડા યુનાઇટેડ વેના એક્ઝિક્યુટિવ નીલમબેન આચાર્ય ઉપસ્થિત રહેલ છે અને તેમને આવીને અહીં ઉપસ્થિત રહીને આ દિવ્યાંગ બાળકોનો ઉત્સાહ ખૂબ જ સુંદર રીતે વધાર્યો। આસ્થા ફાઉન્ડેશન સંચાલિત પરિવર્તન સ્કૂલ ફોર સ્પેશિયલી એબલ્ડ ના બાળકો આજે 15મો વાર્ષિકોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ હિમાલયા પાર્ટી પ્લોટ વાઘોડિયા રોડ।
અમારી સંસ્થા આસ્થા ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 15 વર્ષથી કાર્યરત છે, જેમાં 122થી વધારે બાળકો અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે. અમારી આસ્થા ફાઉન્ડેશન ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરે છે, જેમ કે યોગા, ડાન્સ, બ્રેસલેટ બનાવવા, એ ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરતી હોય છે અને વર્ષ દરમિયાન ઘણા બધા ઉત્સવ પણ ઉજવતી હોય છે. અમારી આસ્થા ફાઉન્ડેશનમાં 122થી વધારે બાળકો છે અને યુનાઇટેડ વેના પ્રેસિડેન્ટ નીલમબેન આચાર્ય અહીંયા આવ્યા છે. आज 31 दिसंबर है, यानी कि साल का आखिरी दिन. हर साल की शुरुआत के साथ हर कोई अपने आप से एक वादा करता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है. कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का रेजोल्यूशन लेता है तो कई लोग कुछ नया कर दिखाने का. और ऐसा ही एक रेजोल्यूशन वडोदरा के मशहूर फोटोग्राफर घनश्याम कहार ने लिया. अपनी फोटोग्राफी के जरिए समाज की कहानियों को दर्शाने का, उनको नया जीवन देने का. तो चलिए इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानते हैं खुद घनश्याम कहार से. तो 365 डेज और 365 फोटोग्राफ्स, तो इस कॉन्सेप्ट का विचार कैसे आया ऐसा कुछ करने का? मुझे आइडियाज़ तो आते रहते हैं, लेकिन अप्लाई सभी आइडियाज़ अप्लाई नहीं होते. तो इसको मैंने साकार करने के लिए सोचा था कि फर्स्ट डे से चालू करते 365 दिन होते हैं साल के, तो उसमें हर रोज़ एक फ़ोटो रखूँ मैं और हर सब्जेक्ट में रखूँ. तो ऐसा सोचा था और आज मेरा ये पूरा हुआ. तो अच्छा लग रहा है कि एक कोई भी दिन में मैं मिस नहीं कर सका. और सभी को ये इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, मतलब ये मीडिया से सब देखने मिला है. और शायद मैं ऐसा सोच रहा था कि कैसा लगेगा, लेकिन आपने देखा होगा और आपका रिव्यू दे सकते हो आप. जैसा कि मैंने पहले बताया कि वैसे तो हर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है, लेकिन कुछ लोग आधे में ही हार मान जाते हैं. तो आपने मतलब ये साकार करके दिखाया है, आपने जो भी वादा किया था अपने आप से, तो मतलब कैसे किया, क्या क्या माइंडसेट होता है और कितनी कठिनाई आती है रोज़ रोज़ उसी चीज़ पर काम करने में? कठिनाई तो आई थी. कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आप पहले तो टाइम देना पड़ता है उसके ऊपर. और हर दिन एक फ़ोटो शूट करके, या तो फिर अपने उसमें होता है संपुट में, तो वो रख सकते. तो वो हर रोज़ करना बहुत अघरा होता था और टाइम पे रखना पड़ता था. तो ये ठीक से हो गया बस वही. और आपने एंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा. एंड ये फोटोग्राफी कौन कौन से विषय पर आपने किया है? मेरे ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट तो चिल्ड्रन है और एनिमल्स है, पेट एनिमल्स. तो लेकिन मैं हर सब्जेक्ट में काम करता हूँ. वो डेली लाइफ है, मेले में जाते, वाइल्ड लाइफ है, तो हर सब्जेक्ट में मैंने काम किया है और हर सब्जेक्ट के फ़ोटोज़ मैंने रखे थे. तो डिफरेंट टेस्ट होता है सबका, तो वो सभी टाइप के फ़ोटो मैंने रखे थे और सबको अच्छा लगा होगा. तो मतलब आप हर एक दिन सिर्फ एक ही फ़ोटो क्लिक करते थे या मल्टीपल फ़ोटोज़ क्लिक करते थे आप? नहीं, मैं मल्टी फ़ोटो करता था क्लिक, लेकिन उसमें से जो बेस्ट होता था और जो ठीक लगे वो मैं रखता था. और हर सब्जेक्ट में मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता था, तो कोई सब्जेक्ट का पाबंदी नहीं थी. अच्छा, तो जैसा कि हम कोई भी तस्वीर देखते हैं, तो अगर हम आम नागरिक के तौर पर तस्वीर देखेंगे तो वो हम अलग नज़र से देखेंगे, लेकिन एज अ फोटोग्राफ़र आपका नज़र अलग होता होगा, आपका देखने का ज़रिया एक अलग होता होगा. तो आपके लिए फिर बेस्ट फ़ोटो आप किसे मानते हैं? फ़ोटोज़ तो सभी निकालते हैं. अभी वो हर किसी के पास मोबाइल है और हर किसी को फ़ोटो का शौक़ भी जाग गया है. तो कोई मैसेज देता हो ऐसा फ़ोटो, कोई आर्टिस्टिक फ़ोटो हो, तो हमको अच्छा लगेगा. और हम जो करते हैं वो अच्छा ही होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, तभी एक फ़ोटोग्राफ़र का फ़ोटोज़ एक आर्ट कहलाएगी. तो इसी तरह से मैंने ट्राई किया है और सभी को अच्छा लगा होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट में वो जब कोई त्यौहार आता था तो कोई फेस्टिवल का फ़ोटो भी मैं रखता था. तो उसके रिलेटेड भी मैंने ट्राई किया था कि उस हिसाब से मैं फ़ोटो रखूं.
और जैसा कि अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फ़ोन से भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो अभी मतलब आईफ़ोन का ज़माना है, तो आईफ़ोन से भी बहुत बेहतरीन लोग तस्वीर खींच लेते हैं, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। तो ये दौर के बीच में जो पुराना टेक्नोलॉजी था, मतलब जो कैमरे से तस्वीर लेते थे, क्या वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गायब होता जा रहा है? हाँ, वो एक टफ था जो और टेक्निकल मतलब जो स्टैंडर्ड मतलब फोटोग्राफर होता था उसी को पता चलता था। अभी डिजिटल युग आ गया है तो इजी हो गया है फ़ोटो खींचना, लेकिन आर्टिस्टिक फ़ोटो और कंपोजिशन जो टेक्निकल लैंग्वेज है फ़ोटोग्राफी की, तो वो एक अच्छा तस्वीरकार खींच सकता है, जो हम लोग ट्राई करते हैं। और प्रदर्शन करते हैं एग्जीबिशन, तो उसमें अभी सभी लोग पार्ट नहीं ले सकते, सभी लोग देख नहीं सकते। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू मैंने ये मुहिम जारी करी थी और आज सक्सेस हुई है। लोगों का रिस्पांस कैसे मिला? मतलब आपने जैसे कि रोज़ फ़ोटोज़ खींची और फिर अपलोड भी किया, तो कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे और कई लोग तो ऐसा बोलते थे आप कैसा मैनेज करते हो हर रोज़। तो मैंने ट्राई किया था और सभी को अच्छा लगता था, अच्छी अच्छी कमेंट्स आती थी, एक फ़नी भी फ़ोटोज़ होते थे मेरे कभी कभी, तो सबको ठीक लगा था। तो ये मेरी आइडिया थी, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आपके लिए फ़ोटोग्राफी एक कला का माध्यम है या पैशन है, या क्या कहेंगे आप इसे? सभी है, मेरा ये पैशन भी है और मेरा बिज़नेस भी है, तो मुझे बहुत हेल्प होता है। और हमारे परिवार में सभी टाइप के आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, फोटोग्राफी सभी है, तो वो सबको मिला के एक विज़न बना रहता है। और लास्ट में हमारे दर्शकों को अगर आपको एक छोटा सा संदेश देना हो, और उन लोगों को, यंगस्टर्स को जो फोटोग्राफी के फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से मतलब एकदम कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को किया जाए? तस्वीरकारों को और जो कला रसिक है उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप जो करते हो, फ़ोटोज़ अच्छे लेते हो, तो उसको डिस्प्ले करो सोशल मीडिया द्वारा या तो एग्जीबिशन करो, तो वो उसको सबको मैसेज मिलेगा। उस तस्वीर से आप एक तस्वीर बहुत कुछ कहती है और उससे परिवर्तन भी आ सकता है, ऐसी तस्वीरें भी बहुत है। तो अपनी कला छुपाए मत रखो, तो उसको डिस्प्ले करो बस, और एंजॉय भी कर सकते हो तस्वीर को। तो जैसा कि आज साल ख़त्म हो रहा है और आपने जो 2025 का रिजोल्यूशन लिया था वो आपने पूरा कर लिया, तो 2026 के लिए क्या प्लान है? अभी डेली प्लान तो नहीं होगा मेरा, लेकिन कुछ आइडिया सोचेंगे और ज़रूर करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सभी को कुछ देखने मिलेगा। जैसा कि आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं इतने सालों से और बहुत बेहतरीन फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो कौन सा वो शख्स है जिसको आप आइडियल मानते हैं, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है? वडोदरा के तो कई फ़ोटोग्राफर्स से मेरे गुरुजी है, जैसे कि सुरेश भाई पारक है और धनसुख भाई थे, वो बेस्ट फ़ोटोग्राफर थे। और दूसरे कई मेरे मित्र, वडील मित्र, उनसे भी मैंने कुछ सीखा है। और इंडिया के जो रघु राय जी है उनसे भी प्रेरणा मुझे मिलती थी। तो ये डेली लाइफ है, मतलब जो लाइफ रियल ओरिजिनल फ़ोटोग्राफी जो है, मतलब एडिटिंग करे बिना की, और अभी जो डिजिटल युग आया है तो उसमें AI ने सब आ गए हैं, तो उसके अलावा जो नेचुरल फ़ोटोग्राफी है वो मुझे अच्छा लगता था, तो उनसे मैं इंस्पायर ज़्यादा होता था। अहमदाबाद से कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने आरोप लगाया है कि गुजरात सरकार की आर्थिक बदहाली के कारण पुलिस कर्मियों का दिसंबर 2025 का वेतन समय पर नहीं मिल पाएगा। गुजरातनी भाजप सरकारना देवालिया वहीवटना अनेक किस्साओं सामे आवे छे। एमानो वधु एक किस्सो विधानसभाना पटल पर पहला आवी चूक्यो छे के 4 लाख करोड़नुं देवुं, એટલે પ્રતિ ગુજરાતી જન્મ લે બાળક પૃથ્વી પર પગ મૂકે ત્યારે 46,000 કરતાં વધુના દેવા સાથે જન્મ લે છે, પણ સરકાર
એક તરફ જાહેરાતોમાં કરોડો રૂપિયા ખર્ચે, કાર્યક્રમોમાં તામઝામમાં કરોડો રૂપિયા ખર્ચે, અને બીજી બાજુ રાજ્યની વ્યવસ્થા માટે, કાયદો વ્યવસ્થા જાળવણી કરતા પોલીસ દળ માટે પગાર કરવા માટેની ગ્રાન્ટનો પણ અભાવ હોય તેવું સત્તાવાર રીતે પત્ર જાહેર જે આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. ખુદ પોલીસ વિભાગ દ્વારા એમના કોમ્યુનિકેશનમાં આ પત્ર આવ્યો. આ પત્રની અંદર કહેવામાં આવે છે કે અમારે વિલંબ ગ્રાન્ટનો અભાવ હોવાથી તમને પાછળથી પગાર બિલ બનાવવા માટેની મંજૂરી આપો. પગાર બિલ સમયસર બનાવવા માટેની નિયમ હોય છે, એના સમયસર પગાર બિલ ન બને તેની મંજૂરી માગવાની હોય. ત્યારે ખુદ વિભાગ દ્વારા જ કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યની પોલીસ કમિશનરની કચેરી, તમામ રેન્જ કચેરી, તમામ પોલીસ અધિક્ષક કચેરી, તમામ સેનાપતિઓની કચેરી ગ્રાન્ટના અભાવે ડિસેમ્બર 2025ના માસના પગાર બિલો નિયત સમય મર્યાદામાં તિજોરી હિસાબ અને પગાર અધિકારી દાખલ કરી શકાય તેમ ન હોવાથી હું પુનઃ એ વાત કહું છું, ગ્રાન્ટના અભાવે ડિસેમ્બર 2025ના પગાર બિલો સમયસર રજૂ નહીં કરી શકાય. આ ઘણી ગંભીર માત્ર બેદરકારી નથી, પણ ભાજપ સરકારનો દેવાળિયા વહીવટનો તિજોરી તરિયા ઝાટક કરવા માટે વિવિધ કાર્યક્રમોના નામે જે બેફામ ખર્ચા થાય છે એના કારણે આ સમય મર્યાદામાં પોલીસ દળના 1 લાખ કર્મચારીનો સમયસર પગાર થઈ શકશે નહીં. ત્યારે આપના માધ્યમથી મારી માંગ છે કે રાજ્યની કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સંભાળવા માટે જે આપણું મુખ્ય ચાલક બળ કહેવાય એ પોલીસ દળના કર્મચારીઓના પગારની ગ્રાન્ટનો અભાવ કેવી રીતે આવ્યો, આ ગ્રાન્ટના અભાવ માટે જવાબદાર કોણ, નાણાં વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ વચ્ચે સંકલનનો અભાવ છે કે શું, અને સાથોસાથે સરકાર પોતે આર્થિક દેવાળિયા વહીવટ જે કર્યો છે એનું પોતે શ્વેતપત્ર બહાર પાડે તો જ વાસ્તવિક સ્થિતિ ગુજરાતની આપણા ધ્યાન ઉપર આવે. गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है. जूनागढ़ जिले के विसावदर में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर विसावदर मूंगफली केंद्र में किसानों से अवैध वसूली करने और बाद में झूठे मामले दर्ज करने का गंभीर आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी के अनुसार विसावदर मूंगफली केंद्र पर किसानों से पैसों की वसूली की जा रही थी. इस संबंध में पार्टी नेताओं को शिकायतें मिली थी. बताया गया कि विसावदर भैंसाण विधानसभा के विधायक गोपाल इटालिया ने इस मामले में पहले ही मामलतदार, प्रांत अधिकारी और विसावदर पुलिस इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. આજે અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર દેવા આવ્યા છે કે કાલે વિસાવદરમાં અમારા આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ હરેશ સાવલિયા સાહેબની માથે જે ખોટી ફરિયાદ થઈ છે એ અનુસંધાને અમે આજે આવેદન કલેક્ટર સાહેબને દેવા આવ્યા છે અને ખરેખર બિલકુલ તદ્દન ખોટી છે. 4-5 દિવસથી તો અમારા ધારાસભ્ય જે ગોપાલ ઇટાલિયા એ પણ અવારનવાર પ્રશાસનને અગવા કરેલા પણ તોય કોઈ કાર્ય કર્યું નથી. કાલે છેલ્લે અમુક ખેડૂતને લઈ અને હરેશ સાવલિયા સાથે રહીને જે કડદાકાંડ થતું હતું ત્યાં રૂબરૂ ગયા તો ત્યાં આ તાનાશાહી સરકાર, ભાજપ સરકાર તરફથી કોઈ એક લેડીઝનો ઉપયોગ કરી અને ખોટી એટ્રોસિટી કરેલી છે. હું દલિત અને આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ છું અને આ બિલકુલ તદ્દન ખોટી વસ્તુ છે. એ માટે અમે આજે આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા છે. કાલે વિસાવદરની અંદર જે એક બનાવ બન્યો અને જે કડદા પાર્ટીના હિસાબે જે મગફળી કેન્દ્ર ઉપર જઈ અને હરેશભાઈ સાવલિયા ઉપર અને અન્ય આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ ઉપર ખોટો એક કોઈ પણ મજૂરનો ગેરઉપયોગ કરી અને એસ્ટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ જે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો, ખરેખર આ હાવ ખોટી વસ્તુ છે. કારણ કે આ ભાજપની તાનાશાહી અને પોલીસ ભાજપના ઇશારે આવા ગુના નોંધે છે. ખરેખર અનુસૂચિત જાતિની અંદર જ્યારે જ્યારે સત્ય એસ્ટ્રોસિટી થાય છે ત્યારે અનુસૂચિત જાતિ સમાજના અહીંયા આવેદનો પત્ર આપી કલેક્ટર એસપીને જ્યારે રજૂઆતો કરીએ છીએ ત્યારે પણ આ એસ્ટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ તપાસનો વિષય છે એવું પોલીસ દ્વારા કહેવામાં આવે છે અને ગુનો દાખલ કરતા નથી. પરંતુ આવા એક ઈશારાથી તાત્કાલિક ગુનો પણ દાખલ થઈ ગયો, તાત્કાલિક ધરપકડ પણ થઈ ગઈ. જ્યારે અમે સત્ય આવો અનુસૂચિત જાતિ એસ્ટ્રોસિટી અન્ય અત્યાચારના કેસ થાય છે ત્યારે રજૂઆતો હોવા છતાં પોલીસ એની ધરપકડ કરતી નથી, એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ પણ કરતી નથી. આજે આ ભાજપના ઇશારે
તાત્કાલિક ગુનો દાખલ થઈ ગયો અને ધરપકડ થઈ ગઈ અને અમે જ્યારે રજૂઆત કરી છે ત્યારે પોલીસે એને ટેબલ જામીન પણ આપી દે છે. આવા ઘણા કેસ છે ગુજરાતની અંદર, હું એના દાખલા પણ આપી શકું એમ છું. એટલે અમારું એ કહેવાનું થાય છે કે આ એસ્ટ્રોઇટી એક્ટનો દુરુપયોગ કરી ભાજપ સરકાર અને જે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને ખોટી રીતે હેરાન કરવાનું એક ષડયંત્ર છે. એના માટે આજે અમે કલેક્ટર અને એસપી સાહેબને આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરી છે. ખરેખર અમારા આ કાયદાનો દુરુપયોગ ન થાય એ માટે सरकारश्री ध्यान दोहराया है। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर देख सकते हैं खबरें लगातार। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।